Right Thank you after very much. Robert sir classes, Yeah, I will Indian sir join. I will class join. will be there. Yeah. Okay, Okay. thank you Right. so Thank you. much. Okay, okay, thank you. So most of the participants have already joined. I think we may start the classes. Yes. Yeah, I'll तो inform हम the स्टार्ट करते हैं participants. मैडम सेशन अपना. वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन. Session, I am Grover here. Friends, very good afternoon to all. Good लंच के बाद afternoon. वाला टाइम है आप लोगों का. थोड़ा Good सुस्तानापन आ रहा होगा. afternoon, sir. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून. तो Good हम afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. अच्छा, ये दिखाई दे रहा है मेरा स्लाइड आ रहा है आपके पास? स्लाइड दिख रहा है? जी सर, जी सर। हाँ, आ रहा है सर, Yes, आ रहा sir. है। मैंने ये चेंज करा, चेंज हो रहा है. यस सर। हाँ, हाँ, चेंज भी हो रहा है सर। ठीक है, ठीक है. तो मैं ग्रोवर बोल रहा हूँ यहाँ से. आई एम गोइंग टू टेक योर सेशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक. ओके, ओके सर। तो आप Okay, प्लीज sir. गेट योरसेल्फ म्यूट. म्यूट रहेंगे. जब आपको इन बिटवीन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कुछ आपको पूछना हो, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी एट एनी मोमेंट. आई विल क्लियर योर ड्यूज, क्लियर योर डाउट. एनी डाउट इज देयर, यू प्लीज आस्क मी. आई विल गिव यू द रिप्लाई. ओके, तो टाइम बीइंग आप Okay, म्यूट रहेंगे तो यू विल आल्सो बी हैविंग माय वॉइस क्लियर एंड बाकी लोगों का भी डिस्टर्बेंस रहेगा. फिर म्यूट कर लेंगे माइक अपना. ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक. Now let us see. First of all, let us see what is the history of Indian banking. हम अपने इंडियन बैंकिंग की इसमें हम थोड़ा सा पूरा बताएंगे कि बैंक पहले कैसे थे, नेशनलाइजेशन कब हुआ, स्टेट बैंक कब आया, उसके बाद प्राइवेट बैंक आए, उसके बाद आपका एनपीए का कॉन्सेप्ट आया, कब शुरू हुआ, और अब उसके बाद रिवर्स हुआ, कंसोलिडेशन हुआ बैंकों का. अब नए बैंक भी आए, पेमेंट बैंक आया, स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, क्या क्या इनके फंक्शन है, और रिजर्व बैंक का क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, व्हाट रिजर्व बैंक डज. रिजर्व बैंक का अपना पोर्टफोलियो, बिकॉज दैट इज आवर सेंट्रल बैंक. आवर कंट्री सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एवरी कंट्री हैज इट्स सेंट्रल बैंक. आवर central bank is Reserve Bank of India, which is controlling all the financial parameter of our country and also economy with the consultation of government of India. ये हमारा करता है काम. तो अब हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे बैंक आगे बढ़े, और प्रेजेंट स्टेटस में फिर आ जाएंगे हम लोग. तो लेट अस सी व्हाट इज इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज सीन मेनी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 centuries. पुराना, क्योंकि बैंकिंग मींस कर्जा देना, पैसा लेना. ये काम पहले भी चलता रहा 2 centuries से, मतलब पिछले 200 साल से चलता आ रहा है. पुराना पहले क्या करते थे वो, आप देखा होगा, आपने दिखाते हैं, इवन ओल्ड मूवीज में भी दिखाते हैं कि पहले लोग ये देते थे, अपना कुछ सामान दे देते थे, प्लेज कर देते, गिरवी रख देते थे उसको, कुछ सोना दे दिया, उसके अगेंस्ट पैसा ले गए. अपने अपने प्लॉट के, अपने खेत के पेपर्स दे दिए, उसके अगेंस्ट पैसा ले गए. एंड दैट साहूकार, और यू कैन से जो मनी लेंडर था, ही वाज चार्जिंग एक्सोर्बिटेंट इंटरेस्ट. बड़ा हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो, और उनसे अपने खेत में या अपने दुकानों पे काम करवाते थे वो. they were doing the work get done from that अपना इससे लोगों से, और उनका जो पैसा जाता था that was going only towards the इंटरेस्ट में ही जाता था वो पैसा. वो मेहनताना भी जो उनको मिलना चाहिए डेली बेसिस पे, उसका भी वो गोइंग टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, नॉट प्रिंसिपल काम नहीं होता था. तो खुद जाते करते रहते थे काम, पता लगा प्रिंसिपल एज इट इज खड़ा है, ब्याज ओनली आपका रिकवर हो रहा है. और उसके बाद क्या होता था, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद बच्चे आए, वो भी उसी काम में लग गए. बॉन्डेड लेबर, यू कैन से, वो बॉन्डेड लेबर हो जाते थे. इस तरह का काम करते थे पहले. अभी हम आते हैं थोड़ा सा टुवर्ड्स फर्दर. अब हमारा देश जो है आजाद हुआ 1947 में. वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस. देन टिल 1955, 1955 तक मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वर प्राइवेटली ओन्ड बाय द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस, बिजनेसमैन एंड रॉयल फैमिलीज. बड़ी बड़ी फैमिलीज से, बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस से, दे वर रनिंग द बैंक. उसे रन करके क्या करते थे, अपने ही बंदों को फैसिलिटी देते थे, जो उनके अपने बंदे थे उन्हीं को ही जो लैंडिंग करते थे, उन्हीं को बैंकिंग फैसिलिटी देते थे, और वहीं पे ब्रांच अपना खोलते थे. दे वर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ सोशल एब्लिगेशन. कोई सोशल एब्लिगेशन नहीं था उनको.
कि भाई हमें गरीबों को देना है या यहाँ पे ब्रांच खोलनी है, रूरल एरिया में खोलनी है कि एग्रीकल्चर में देना है, कोई इस तरह का था ही नहीं। मर्जी से जो इनको चाहते थे उनको देते थे, बाकी को नहीं देते थे। वो मतलब ही नहीं कि देवर ओनली सिक्योरिटी ओरिएंटेड, कोई सिक्योरिटी देगा, सामान रखेगा, प्लेज करेगा तो उसको देखते थे, बाकियों को। अब गरीब लोग थे, गरीबी इतनी थी उस समय, तो ना तो वो उनको लोन मिल पाता था, इस कारण से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता था, ना उनका अपग्रेडेशन होता, ना ही देश का इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता। टिल 1955 तक ये हिस्ट्री चल रही थी। 1955 में क्या हुआ, स्टेट बैंक हुआ नेशनलाइज। आफ्टर दिस 95 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स 7 सब्सिडरीज, इसकी 7 सब्सिडरीज भी थे। मेरे को अकाउंट ओपनिंग वाला लेना है सेशन, तो मैं इसको हटके दूसरा वो शुरू करता हूँ मैं। तो ठीक है, 2 मिनट लगता है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। ओके, आई हैव टू टेक द अकाउंट ओपनिंग वाला, योर चैप्टर इज डिफरेंट। ठीक है सर। हाँ या आई विल कनेक्ट दैट वन। जी सर। ये कुछ बताया मैडम ने कि मेरे को आई डोंट हैव टू टेक दैट वन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग वाला। आई हैव टू टेक लेसन ऑन अकाउंट ओपनिंग वाला। ओके, उसके ऊपर करते हैं हम काम, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग, ऑन बोर्ड प्रोसेस, केवाईसी मैकेनिज्म एंड ऑपरेशन। कैसे अकाउंट ओपन होती है, वो किस किस टाइप के हम अकाउंट खोलते हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, व्हाई इट इज नीडेड, उसके बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे। ओके, वी स्टार्ट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। जब एक अकाउंट हम ओपन करते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, एक अकाउंट ओपन करते हैं, आप भी गए होंगे बैंकों में, क्या क्या जरूरत पड़ता है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ए कस्टमर इज एंटरिंग इनटू द ब्रांच। ब्रांच में आया वो, हमारा कस्टमर कब बनेगा, जब हेलो हमारे सर, यहाँ अकाउंट खुलेगा वो। दीपक कुमार टिल, का माइक ऑफ करने भैया लगा, माइक ऑफ करो, आवाज नहीं आ रहा कौन मेरा। है बीच में। हाँ जी, दीपक कुमार। हाँ दीपक भाई, प्लीज चलो कर दीजिए, कर दिया ना कंप्लीट, ठीक है। या डिस्टर्बेंस आएगा, प्लीज म्यूट रखेंगे, तो नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का भी, ना आपको समझ आएगा ना कोई मेरे बोलने का फायदा है। तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक व्हेन वी ओपन एन अकाउंट। एक ओपन हमने करा अकाउंट को, है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बन गया कस्टमर के साथ, कि अब हमें क्या क्या चीजें करनी है। बैंक को भी उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि बैंक की सीक्रेसी रखनी है, प्राइवेसी रखनी है। और अकाउंट ओपनिंग हमारे तब होता, तब कस्टमर बनता है जब अकाउंट खुल जाता है हमारे पास। उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ती है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, फिजिकल और ऑनलाइन। ऑनलाइन पे भी भरते हैं या फिजिकल। इफ वी आर गोइंग इनटू द ब्रांच वी कैन फिल इट अप फिजिकली, फॉर्म को, अकाउंट ओपनिंग वाला, है ना। ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड, डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। क्या क्या चीजें चाहिए होता है उसमें, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ का, प्लस प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ये 3 चीजें हैं मेजर जो हमें हर कस्टमर के लिए चाहिए। इसके अलावा एडिशनल एडिशनल जो भी किस टाइप का कस्टमर है उसके लिए एडिशनल जो चाहिए होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे पर्सन हु कैन ओपन द अकाउंट, एन इंडिविजुअल। एचयूएफ कौन होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनका एचयूएफ सेटअप होता है। एचयूएफ वालों को सम बेनिफिट इज गिवन टुवर्ड्स द टैक्स। पूरी ज्वाइंट में रहते हैं, उनका फैमिली का जो बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, वो ज्वाइंट बेसिस पे चलता है, कोई मतलब उस पर नहीं रहता, बाकी ज्वाइंट बेसिस पे चलता है वो। तो उनको कहते हैं हम एचयूएफ करता। उसमें जो मेल मेल होता है, मेन मेजर, ही इज द करता, ऑपरेटर ऑफ द अकाउंट, उस अकाउंट में ऑपरेट करता है एचयूएफ में। कंपनी का अकाउंट खोलते हैं, कंपनी 2 टाइप की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फर्म होती है प्रोप्राइटरशिप भी, पार्टनरशिप भी। प्रोप्राइटरशिप में ओनली वन इज द ऑनर, एक मालिक होता है। पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2,
इफ दे आर देयर, उनका क्या शेयरिंग है, पार्टनरशिप डीड होती है उनकी, जिसमें लिखा जाता है कितना कितना परसेंट शेयर है उसका, 50-50% है, 30-70 है, या 60-40 है। 1 मिनट थोड़ा। सोसाइटी जैसे RWA होती है, कोई और एसोसिएशन होती है, दे कैन आल्सो ओपन द अकाउंट। ट्रस्ट वाले, जब ट्रस्ट क्रिएट की जाती है कोई भी बेनिफिट के लिए, किसी चीज के लिए, देन इट इज कॉल्ड ट्रस्ट, उसका भी अकाउंट खोल सकते हैं हम लोग। उसमें क्या है कि रेगुलेटेड एंटिटीज होती हैं, रिजर्व बैंक ने दे हैव नेम्ड these institute as regulated entities। regulated entities का मतलब है which have to regulate all the rules and guidelines of the reserve bank। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है ओपनिंग टाइम पे, जो ध्यान देना है जिसको, वो उसको डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है। भाई क्या लेना है हमने, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, RRB, रीजनल रूरल बैंक, ये सारे हैं शेड्यूल कमर्शियल, ये रेगुलेटरी एंटिटीज हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, all NBFCs, non-banking financial corporation, they are all regulated entities। assets reconstruction companies, ये ARC क्या होती है, assets reconstruction company, जो कंपनी which buys NPA from बैंक, बैंक से NPA परचेज करती है ये कंपनी डिस्काउंट पे, डिपेंडिंग अपॉन द सिक्योरिटी अवेलेबल। गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दिया है टू कंस्ट्रक्ट ARC। ये बैंक के जो NPA में रिकवरी नहीं हो पा रही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बैंक के, विच इज नॉट बीइंग रिकवर्ड, नहीं रिकवर हो पा रहे हैं बैंक से, तो बैंक उनको आगे बेचता है डिस्काउंट पे। कौन लेता है उसको, ARC, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये अपना उसको खरीदती है, फिर अपना अमाउंट सेटअप करती है, नेगोशिएट करती है कितना अमाउंट वो रिकवर कर सकता है, और बैंक को इतना पैसा दे देगा, तो बैंक उसको बेच देता है, वो रिकवर करता है फिर, और बैंक से जो अमाउंट नेगोशिएट होता है वो बैंक को पे कर देता है, बाकी उसका प्रॉफिट होता है। इट इज ए प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बैंक के NPO को बाई करती है। KYC गाइडलाइन इशूड बाय RBI। RBI सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। सारी चीजें रेगुलेट होती हैं, KYC का हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का, रिलेटेड टू फाइनेंशियल, एवरीथिंग इज बीन रूटेड थ्रू RBI। ऑब्जेक्टिव इज, क्या है ऑब्जेक्टिव KYC का, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने से बचाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए KYC गाइडलाइंस कंप्लायंस होनी जरूरी है। इट मींस द अकाउंट, जिसके अकाउंट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन इस तरह की हो विच इज रिलेटेड टू दीज एक्टिविटीज, उसको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सके, हु इज द पर्सन और वेयर ही इज रिजाइडिंग, व्हाट बिजनेस ही इज डूइंग, वेयर ही इज डूइंग हिज सर्विस, अगर सर्विस करता है तो क्या काम करता है वो, इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वी शुड हैव ऑल द नेसेसरी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कस्टमर। तो इसलिए हमें जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है टोटली टू बी फिल्ड अप, पूरा भर के लेना चाहिए सारा डिटेल। At any moment of time, if it is required, if we are not taken the information, then bank will be a party हो जाएगा, बैंक भी बना देगी उसको पुलिस वाले। तो we do need that we should do KYC compliance in all cases thoroughly। जो भी रिक्वायरमेंट है KYC का वो हैज टू बी कंप्लीटेड। regulated entities are required to follow certain customer identification procedure while अंडरटेकिंग ए ट्रांजेक्शन। रेगुलेटेड एंटिटीज जो अभी बताया था सारे बैंकों को, ये इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए लेनी जरूरी है। क्या, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल बाय द बैंक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अथॉरिटी, NREGA। नरेगा सुना होगा आपने, क्योंकि इसमें ये एक कार्ड इशू होता है लेबर क्लास को, जिनको ये एश्योरेंस दी जाती है दैट दे विल बी गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। 100 दिन का काम उनको मिलेगा एक साल के अंदर, मिनिमम मिलेगा 100 दिन का मिनिमम। दिस जॉब कार्ड इज, नरेगा कार्ड इज साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, जो लेबर का उसको मिनिस्ट्री को डील करता है, वो देता है ये। प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसीट, जिस पे लिखा हो जाता है प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, जहाँ पे रह रहा है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। पेंशन और फैमिली पेंशन, TPO, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, TPO मींस पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज। कौन देता है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को, उसका एम्प्लॉयर। उसमें सारा डिटेल आ जाता है पेंशन का, विच इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग, दैट इज टू बी कलेक्टेड एंड इज ए
ड्यू वैलिड कार्ड। अब आते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीडीडी, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। ये क्या प्रोसेस है? इट इज ए प्रोसेस that financial institutions, businesses, houses, and other organizations uses to gather the information about their to be customer, जो कस्टमर बनने जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, एंड क्लाइंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क, प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करना, क्या काम कर रहा है, वो कितना काम करता है, एनुअल इनकम क्या है उसकी, है ना, रेजिडेंस एड्रेस क्या है, बिजनेस है तो बिजनेस वाला एड्रेस क्या है, फैक्ट्री कहाँ पे है, ये चीजें हमें लेनी पड़ती है in order to identify and mitigate risk, so that we can उसको कम से कम कर सके, mitigate कर सके, हटा सके रिस्क को, such as money laundering, financing to terrorism activity and other illicit activity। कोई illegal activity है तो उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सके, मिटिगेट कर सके, पता लग सके क्या करता है। CDD is done while, कब करनी पड़ती है ये? while carrying out transaction equal to or more than 50,000 एज सिंगल, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर 50,000 से ज्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है, इसके बारे में हमें ये जरूरी है, विच इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, कौन है वो कस्टमर, वेरीफाई द आइडेंटिटी। इफ कोई कस्टमर जमा करवाने आया 50,000 से ज्यादा कैश ब्रांच में आया किसी के अकाउंट में, उसका भी हमें आईडी लेना है और पूछना है उसका भाई किस चीज का पैसा दे रहा है, वी हैव टू वेरीफाई, और उसका पैन नंबर वगैरह रहेगा, जो रहेगा उसका देगा हमारे को, वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी रहेगी, उसकी कॉपी उसकी साथ में रखेंगे हम। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कस्टमर बिजनेस, जो हमारे पास कस्टमर है उसका बिजनेस क्या है, उसमें इस तरह का कैश आता है क्या रेगुलर, वो भी हमें ध्यान देना होगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर टू बी डन। एक थोड़ा इनिशियल लेवल पे ज्यादा होती है कि जब कस्टमर आपके पास नया आया है, बना है, उसमें क्या ट्रांजेक्शन करेगा पता नहीं है, तो शुरू के जो 6 महीना 7 महीना होता है उसमें हमें ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है कि वो टाइम से आता है। ओके, ऑन गोइंग ड्यू डिलिजेंस मीन्स रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट, डेली मतलब रेगुलरली हमें मॉनिटर करना है। वैसे क्या है कि आजकल सीबीएस होने के कारण बैंकों में सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो इस तरह की ट्रांजेक्शन जो होती हैं अगले दिन रिपोर्ट फोल्डर में आ जाती हैं। अगर आपने नहीं देखी, अगले दिन आप देखोगे जो जो इससे एक्सीड वाली है वो लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट से साथ आप वेरीफाई कर लें कि जिसका कस्टमर है, कोई कस्टमर है बिजनेस कर रहा है, पेट्रोल वाला कर रहा है, पेट्रोल बेचता है, वो पेट्रोल डीलर है, तो ऑटोमेटिकली कैश आएगा उसका, ज्यादा आएगा, वो जमा करेगा। वो सैलरी वाला है उसका तो नहीं आएगा ना, ऐसे आ रहा है तो उसमें पूछना पड़ेगा उससे दैट केयर किस चीज का आया आपके पास, ही विल टेल यू। बड़ा चेक आ गया फिर भी वी हैव टू आस्क भाई कहां से आया, किस चीज का था, हमें वी हैव टू बी विजिलेंट सो दैट वी कैन अवॉइड एनी सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर कोई सस्पिशियस एंट्री दिखती है या लगती है तो उसको हमें इन्फॉर्म करना है अपने कंट्रोलिंग ऑफिस में, जोनल ऑफिस में हमें उसको भेजना है। अब आते हैं अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के कौन कौन से अकाउंट जो ओपन होते हैं? इट कैन बी ओपन फॉर सिंगल और फॉर 2 और मोर इंडिविजुअल एज ज्वाइंट। सिंगल अकाउंट में भी खुल जाएगा और ज्वाइंट अकाउंट में क्या होगा? मोर देन 2। इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट मोड ऑफ ऑपरेशन कैन बी एनी ऑफ द अंडर मेंशन, जो नीचे लिखे हैं इनमें से कोई भी। ज्वाइंट में 3 टाइप की ऑपरेशन होती है। नंबर 1 इज आइदर सर्वाइवर, दोनों में से कोई ऑपरेट करेगा। पहले वाले का मतलब है आइदर सर्वाइवर मींस दोनों में से कैन एनीबॉडी कैन ऑपरेट इट। टू बी ऑपरेटेड ज्वाइंटली, दोनों ज्वाइंट सिग्नेचर आएंगे, ओनली देन वी कैन विथड्रॉ द अमाउंट। चेक पे दोनों के साइन जरूरी है। और फॉर्मर और सर्वाइवर का मतलब है फॉर्मर, जब तक फॉर्मर इज अलाइव सर्वाइवर इज नॉट एंटाइटल्ड, बट फॉर्मर सर्वाइवर पहले वाला, जब तक पहले वाला जीवित है पहला ही उसको अकाउंट चलाएगा, दूसरे वाला तब आएगा जब पहले वाले की डेथ होती है। दैट इज कॉल्ड फॉर्मर और सर्वाइवर। जैसे ए एंड बी का अकाउंट है, टू बी ऑपरेटिव, फॉर्मर और सर्वाइवर, तीनों में से एक ऑप्शन देगा, मैंडेट देगा। स्टार्टिंग में ही हम लोग ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, भाई आप बताइए कौन सा आपको टिक करना है, वो टिक करता है। आइदर सर्वाइवर दोनों में से कोई कर सकता है। ऑपरेटिव ज्वाइंटली करेंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर सिर्फ ए ही करेगा, ए एंड बी का अकाउंट है तो, नॉट बी। अकाउंट होल्डर शुड बी मेजर बाई एज, मेजर होगा वो 18 साल का होना चाहिए, और साउंड माइंड हो, शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। कहीं मतलब उसका मतलब कहते हैं थोड़ा सा बात करने से पता लग रहा हो कि ही कैन अंडरस्टैंड, जो आप बता रहे हो उसको समझता है, वो खाता खोल रहा है ये पर्पस के लिए है, ही नोज इट दैट ही इज कमिंग इन द बैंक टू ओपन द अकाउंट। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 मेन चीजें आजकल जो डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन स्पेशल अकाउंट। अब इसके अलावा ये जनरल अकाउंट के लिए हो गया, बाकी जो हमारे अकाउंट है इनको हम कह देते हैं स्पेशल अकाउंट। ये कौन से होते हैं? जैसे एन इलिटरेट पर्सन, एक अनपढ़ बंदा, रूल्स टू बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड,
इन लैंग्वेज ही और शी अंडरस्टैंड, जो उसको लैंग्वेज आती है उसी में हमें समझाना है उसको। टू ऑब्टेन लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड वाला थंब इंप्रेशन लेना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसका लेना है। 1 टू बी अटैच, 2 लेने हैं हमें, एक फिक्स होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, दूसरा कहाँ पे होगा, पासबुक में। पर्सन हैज टू कम पर्सनली, जो इलिटरेट पर्सन है उसको पर्सनली आना पड़ेगा बैंक में एट द टाइम ऑफ विड्रॉइंग एनी अमाउंट। कोई भी पैसा विड्रॉ करता है खाते से तो उसको आना पड़ेगा पर्सनली। ए ब्लाइंड पर्सन, नो लीगल बार, कोई लीगल बार नहीं है कि हम अकाउंट खोलने के लिए कि हम उसका अकाउंट नहीं खोल सकते। वी कैन ओपन द अकाउंट ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन आल्सो। ड्यू केयर एज कंसिस्टेंसी इन सिग्नेचर में नॉट बी देयर, पढ़ा लिखा है मानव जानता है, वो जो लैंग्वेज इनकी अपनी आती है उसमें पढ़ाई करी हुई है उसने, ही कैन साइन इट। तो उसके इसमें हमें, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक जैसे नहीं होंगे साइन, बिकॉज ही इज ब्लाइंड, ही डजंट नो कि कर्व कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे लाइन आ रही है। अगर वो सिग्नेचर में डिफरेंशिएट होगा तो हमें 3-4 दस्तखत लेने पड़ेंगे उसके। एंड आल्सो सिग्नेचर्स आर टू बी अटेस्टेड बाय ए पर्सन नोन टू द बैंक, कोई कस्टमर जो सिग्नेचर उससे हमें अटेस्ट करवाने पड़ेंगे जो बैंक को जानता है, यानी कि जिसका अकाउंट होल्डर है हमारा कोई वो लिखेगा कि मेरे सामने इसने साइन करे हैं। हम तो बैंक तो करेगा ही खुद, बट बैंक अगर एक ही अपने ही दस्तखत रखेगा तो कल को कुछ भी उसमें गलत होता है तो ही विल से क्या बैंक ने मेरे साथ गड़बड़ करी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लगेगा और एक पासबुक में, ये जरूरी है। माइनर अकाउंट, माइनर अकाउंट इंडिपेंडेंट का खोलते हैं हम, द पर्सन हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज बट, हेलो यस, यस सर। हाँ कुछ पूछना है क्या? हेलो जी हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। ये सबसे पहली जी बात बोलिए। सर मेरा छूट गया था, तो मेरा पूछना है कि ये बैंक क्या, व्हाट इज बैंक सर, जरा उसका डिफिनेशन ऑफ बैंक जरा बतला दीजिए। किसका बैंक? जी जी जी। बैंक, बैंक का कह रहे हैं हाँ हाँ। आप? बैंक की डेफिनेशन कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? जी 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 जी। हाँ जी, बैंक, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। बैंक के बेसिक फंक्शन है, मेन जो बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पार्टी से, कस्टमर से, किस पर्पस के लिए लेता है वो? लैंडिंग के लिए। बिकॉज ऑन द डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट, ऑन दैट डिपॉजिट बैंक इज पेइंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करता है उसको। आइडल फंड नहीं रखेगा, लैंडिंग पर्पस के लिए लेता है वो, उसको लैंडिंग करता है आके, ताकि उसकी इंटरेस्ट अर्निंग हो, और जिसमें से उसकी इंटरेस्ट अर्निंग होगी माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, दैट इज द प्रॉफिट फॉर द बैंक। जिसमें से वो अपने खर्चे निकालता है, बैंक के खर्चे निकालता है, तो बैलेंस जो बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, बैंक इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ, और कुछ पूछना चाह रहे हैं, और कुछ क्लियर करना है क्या? हेलो हेलो, आ रहा मेरा आवाज? बात सर है आवाज आ रहा है? सर। हेलो मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? हेलो। हेलो जी जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कह रहे हैं कि मेरी वाइफ का नाम है, तो मेरे वाइफ का मतलब नाम शो नहीं कर रहा है इस ग्रुप किसमें? में। वो तो आपको यार, जो वो आप उनसे पूछना जो जो आपके, लिस्ट। नहीं नहीं, ये जो अच्छा अच्छा। मैं, आई एम ए फैकल्टी मेंबर, मैंने लेसन पढ़ाना है आपको, और वो लोग अच्छा। आपको वो बताएंगे जो भी ओके। जो आपके कोऑर्डिनेटर है निस्बत के ना, अच्छा अच्छा। निस्बत ओके के ओके। इंस्टीट्यूट के ओ, दो जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको डिटेल बताएंगे उसके बारे में, एग्जाम कैसे होता है, जी कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज हम थोड़ा जाए, चैप्टर हमारे को दिए गए हैं पढ़ाने के लिए आपको, वी जी आर द जी फैकल्टी जी जी। मेंबर, अच्छा वो अच्छा। चीज आपको बताएं, ठीक है जी, ओके ओके। प्लीज। ठीक है हाँ सर, जी, हम ठीक है। आगे गो थ्रू होते हैं, हम आगे ठीक। माइनर अकाउंट के लिए। माइनर अकाउंट विच आर ऑफ लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल के बाद बंदा मेजर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेजर। इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए वन माइनर कैन ओपन द अकाउंट इफ ही इज ऑफ 10 इयर्स मिनिमम, 10 साल से ज्यादा है वो, ही कैन ओपन द अकाउंट। आधार कार्ड, क्या क्या चाहिए होगा उसमें? आधार कार्ड चाहिए, एटीएम कार्ड भी उसको इश्यू हो सकता है, ही कैन ड्रॉ अमाउंट अप टू 5,000। माइनर शुड बी लिटरेट, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ही शुड साइन, अगर नहीं है पढ़ा लिखा तो वी कैन नॉट ओपन द अकाउंट। फिर 18 साल का है तभी खोलेंगे, पहले जो है अकाउंट खुलेगा अंडर गार्जियनशिप खुलेगा, जो उसके फादर या मदर से। टू माइनर्स ज्वाइंट कैन नॉट बी ओपन अकाउंट, दो ज्वाइंट ओपन अकाउंट माइनर्स के नहीं खुलेंगे। नो ओटी फैसिलिटी, कोई ओटी फैसिलिटी भी नहीं मिलती, क्योंकि वी कैन नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर साइन करने का अधिकार नहीं होता माइनर को,
कोई कर देता है तो दैट इज नॉट वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, इट इज नल एंड वाइड, वो नल एंड वाइड है। कोई माइनर का हम एग्रीमेंट लेते, क्योंकि कोई लोन देंगे तो हम स्टैम्प पेपर वगैरह साइन करवाएंगे, तो माइनर का एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते, इसलिए ना तो कोई क्रेडिट नहीं, लोन नहीं दे सकते हम माइनर को, माइनर के नाम पे वी कैन नॉट गिवन बिकॉज ही कैन नॉट साइंड एनी डॉक्यूमेंट, लोन वाले। अब आते हैं हम सिर्फ जो मतलब ये उसलिए दिया गया कि कुछ खातों में होता है आजकल स्कूल में बच्चों के खातों में कोई आता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड आता है, कोई स्टाइपेंड आता है, कोई सब्सिडी आती है, कुछ अमाउंट आता है उनके अकाउंट में, तो फॉर दैट पर्पस अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है, उनके अकाउंट खुलते हैं, बट द ओनली फॉर दोज हमारे स्टूडेंट या माइनर हु आर ऑफ 10 years ऑफ एज मिनिमम, बट दे आर टू बी लिटरेट, पढ़ा लिखा होगा, मतलब स्टूडेंट है तो ऑटोमेटिक पढ़ा लिखा हो गया, वो स्टूडेंट का ही ज्यादातर खुलते हैं खाते। माइनर अकाउंट अंडर गार्जियनशिप, बाकियों के खाते द पर्सन हु इज ऑफ लेस देन 18 years, 18 साल से कम है उसकी उम्र, उसने खाता खोला है, अंडर गार्जियनशिप खुलेगा वो। गार्डियन कौन होगा? जो साइन करेगा उसके ब्याह पे, और दी वो करेगा फादर या मदर, स्टेप मदर, फादर कैन नॉट बी लीगल गार्जियन, वो नहीं मानते, ओनली मदर एंड फादर, वो दोनों के कार्ड लिए जाएंगे हमें, मतलब स्टूडेंट के भी और जो गार्जियन बनने जा रहा है, मदर है तो मदर का और फादर है तो फादर का। केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, लेने होंगे हमें। फॉर पर्सन हु डू नॉट पोजेस एनी डॉक्यूमेंट, जो पीछे ऊपर जो डॉक्यूमेंट बताए गए जैसे आधार, पैन, कोई जॉब कार्ड, नरेगा, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके पास, उसके भी कुछ गवर्नमेंट ने दे रखा है, बता रखा है, रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन दे रखी है कि वी कैन ओपन स्मॉल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड स्मॉल अकाउंट, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए, खोल सकते हैं ताकि उसको फैसिलिटी मिले। रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्फ अटेस्टेड फोटो लेंगे हम, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन लेंगे, साइन करता है तो सिग्नेचर लेंगे, नहीं तो थंब इंप्रेशन लेंगे रिलेटेड है तो, इन द प्रेजेंस ऑफ द बैंक ऑफिशियल के सामने करेगा साइन। लिमिटेशन है उसमें, रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन में रिस्ट्रिक्शन है उसमें, क्या? एग्रीगेट क्रेडिट शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख इन ईयर, एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा पैसा नहीं जमा कर सकता वो टोटल, माना 10,000 कराया, 5,000 का, ऐसे करके टोटल समेशन जो है एक साल का शुड नॉट एक्सीड 1 लाख, अगर एक्सीड करता है तो उसको केवाईसी कंप्लाइंट होना जरूरी है, फिर हमें आधार कार्ड भी देगा, पैन कार्ड भी देगा। एग्रीगेट विड्रॉल शुड नॉट बी मोर देन 10,000 इन ए मंथ, एक महीने में जो विड्रॉ करेगा पैसा वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, 10,000 तक की Sir, विड्रॉल की परमिशन मिलेगी, I'm so sorry to जो disturb you, परमिशन है but, उसको विड्रॉल करने की ओनली अप टू 10,000। बैलेंस इन अकाउंट शुड नॉट बी मोर देन 50,000, और बैलेंस भी जो है उसका बैलेंस अकाउंट में sir, 50,000 से ज्यादा ना हो। sir, हाँ, yeah, बोल रहा है कोई कोई? yeah, sir. Actually, you have, if you are still sharing the presentation is not being shown in the screen. आपको नहीं दिख रहा प्रेजेंटेशन? जो भी छोटा छोटा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं कोई छोटी मोटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू, सर्टिफिकेट इशू होता है अपनी डिटेल डालने के बाद, उनको डिटेल डालनी पड़ती है, उसमें एक कार्ड इशू होता है, जनरेट होता है कोई नंबर, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज रिक्वायर्ड, वो हम कॉपी एक ले लेंगे अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए। और जीएसटी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा बिकॉज इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड, मैंडेटरी हो गया आजकल जो भी बिजनेस कर रहा है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट या सर्विस टैक्स से कोई इस तरह का है सर्टिफिकेट, दैट कैन बी आल्सो सबमिटेड। और एक होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर होते हैं, द पर्सन हु इज डूइंग सम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करता है वो, उसको आईईसी कोड मिलता है गवर्नमेंट से इशू करवाता है वो आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, आईईसी कोड, वो कॉपी हमें लेनी पड़ेगी, रिकॉर्ड में रखनी है। और दूसरा है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में क्या चाहिए होगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपनी डीड, पार्टनरशिप डीड, पैन नंबर, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, एड्रेस उसका, पैन नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल हमें भरना है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, जितने पार्टनर है सबका। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? दोनों साइन करेंगे, एक साइन करेगा, दैट इज आल्सो टू बी टेकन, टू बी साइन बाय वन, टू बी साइन बाय एनी टू, जो भी हो। रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे बिजनेस है उसका, ऑफिस कहाँ पे है, कहीं कहीं पे क्या होता है ऑफिस होता है, माना शहर में है, उसकी यूनिट कहाँ पे है, गांव में है, तो दोनों का हमें एड्रेस चाहिए अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि वहां पे उसने लीज पे ले रखा है या अपना है तो कॉपी देगा उसकी भाई इसकी ऑनरशिप की, ऐसे ही ऑफिस के लिए देगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अब एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? लायबिलिटी पूरी होती है, जो पार्टनरशिप फर्म है, जैसे अभी बताया जो अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म वाला, उसमें लायबिलिटी बराबर होती है, जब तक ड्यूज पूरे क्लियर नहीं होते, दो पार्टनर है, 3 पार्टनर, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, बट
इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, लायबिलिटी उतनी लिमिटेड हो जाती है जितने तक उनका शेयर होता है। सपोज करा हियर इन एलएलपी वी हैव गॉट 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, एक की शेयर है 20%, एक का 30 है, एक का 50 है, यानी कि तभी 100 होगा ना, एक का 20, एक का 30, एक का 50, 50% शेयर है। तो उस केस में क्या होगा, अगर इन केस दैट एलएलपी हैज टेकन एनी लोन फ्रॉम द बैंक, वो 10 लाख रुपए का लोन है, दैट इज गॉट बैड, हमें रिकवर करना है। वो रिकवर करने के लिए जो ए है, बिकॉज ए की शेयर जो है 20% है इसमें, तो ही इज लायबल ओनली अप टू 20%, यानी कि 2 लाख तक वो लायबल है। 2 लाख वो पे कर देता तो वो रिलीज हो जाएगा। वी कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट दैट पर्सन टू रिकवर द रिमेनिंग फंड। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, जब तक पूरा कवर नहीं होता तब तक हम केस कर सकते हैं उसके ऊपर। ये डिफरेंस है लिमिटेड लायबिलिटी में। इट इज अ बिजनेस पार्टनरशिप एंटिटी दैट कम्स विद द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड फर्म एंड ए पार्टनरशिप फर्म रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर। कोई भी इसमें नहीं है, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं एलएलपी में पार्टनर। ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी है, डिस्क्राइब्ड है कितनी कितनी है टुवर्ड्स द कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन दे themselves have made in the firm। फर्म के अंदर जो कंट्रीब्यूट करके या लिखा है उतनी तक ही उनकी सीमित है लायबिलिटी। इसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, एलएलपी एग्रीमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लेना पड़ेगा जिसमें सारा कुछ लिखा जाए कितना कितना परसेंट शेयर किसका है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब शुरू करा वो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। एलएलपी फर्म डिक्लेरेशन, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन देगा वो। लिस्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, पैन, आधार कार्ड, पैन नंबर सबके चाहिए होंगे हमें। ये सब आजकल तो सबके लेने हैं, जो भी प्रमोटर हैं किसी भी अकाउंट में सबके लेने पड़ते हैं। अकाउंट ऑफ ए कंपनी, जब कंपनी का अकाउंट खोलेंगे फिर क्या डॉक्यूमेंट लेना हमें, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सर्टिफिकेट ये इशू होते हैं कंपनी से। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पे अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं वहां पे डॉक्यूमेंट इशू होते हैं। सर्टिफिकेट, द इंटरेस्ट अर्न्ड इन एनआरई बैंक अकाउंट इज नॉन टैक्सेबल। जो इंटरेस्ट है इस पे लगता है एनआरई पे, दैट इज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं है। एनआरओ वाला टैक्सेबल है, इसके ऊपर नहीं है। टैक्स फ्री होता है जो भी इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, एनआरई अकाउंट या एफडीओ या सेवी को। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ये होती है फिक्स डिपॉजिट ही खुलता है इसका। फॉरेन करेंसी एफसीएनआर accounts cater specifically to NRI seeking to maintain their deposit in foreign currency। फॉरेन करेंसी में कोई चाहते हैं मैं मेंटेन करना है अकाउंट, क्योंकि उसको जरूरत पड़ सकती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, फिर फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। जो उसको कन्वर्जन का डिफरेंस है उसको बियर करना पड़ेगा लॉस। जब क्योंकि कोई फॉरेन करेंसी लाता है, कन्वर्ट जब करते हैं, अगर रेट 84 चल रहा है तो बैंक 83 देता है, माना 1 आध रुपए कम देता है, उसको कम देता है, उसका लॉस हुआ, उसको लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो अब बाद में बाई करेगा, जब बाहर जाएगा वापिस उसको चाहिए डॉलर, तो डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसको ज्यादा लगेगा। तो ये एक्सचेंज का जो मतलब डिफरेंस है, जो डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज, ये उसको बियर करना पड़ेगा। इसलिए अगर उसको चाहिए कि 1 साल बाद उसको फिर पैसा चाहिए, बाहर जाएगा फिर फॉरेन करेंसी चाहिए उसको, तो वो अपनी एफडी बनवा के रख देता है, और जैसे साल बाद मैच्योर हुई फिर उसको फॉरेन करेंसी में पैसा मिल जाता है। FCNR अकाउंट रिक्वायर अकाउंट होल्डर टू ओपन एंड मेंटेन द अकाउंट इन फॉरेन करेंसी। किस किस में खुलती है वो, यूएस डॉलर में, कनेडियन डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड जो ग्रेट ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का जो है पाउंड करेंसी, एटसेट्रा। ये चीजें हैं जिसमें खुलती है फॉरेन करेंसी हमारी। FCNR खुल जाता है डिपॉजिट। एनआरओ मेंटेन बाय फॉरेन नेशनल, जो बाहर वाले विदेशी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनके लिए खोला जाता है ज्यादातर। बैंक्स में ओपन एनआरओ अकाउंट ऑफ फॉरेन नेशनल स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पासपोर्ट, पासपोर्ट देते हैं वो, विद एप्रोप्रिएट वीजा, वीजा होगा एंड इमिग्रेशन एंडोर्समेंट होगा, कॉपी रखेंगे रिकॉर्ड में, विच कंटेन्स द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस इन द होम कंट्री, जिस कंट्री से आया पूरा एड्रेस होगा उसका, along with a photograph and a letter from the education institute offering admission। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा वो, पढ़ाई करेगा, एक ऑफर लेटर आएगा, उसकी कॉपी भी रिकॉर्ड में रखेंगे। प्रोवाइडेड दैट ए डिक्लेरेशन अबाउट द लोकल एड्रेस शैल बी ऑब्टेन्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days। हमें 30 दिन के अंदर वो लोकल जहां पे भी रहेगा वो एड्रेस का प्रूफ देगा, वो 30 दिन के अंदर देगा वो, ओपनिंग डेट से अकाउंट जब खुला। एंड द सेड लोकल एड्रेस इज टू बी वेरीफाइड बाय द बैंक, बैंक उसको वेरीफाई भी करता है। ड्यूरिंग दीज 30 days, ये जो 30 दिन का टाइम दिया जाता है, द अकाउंट इज टू बी ऑपरेटेड विद कंडीशन, कंडीशनल अकाउंट खुलता है, फॉर अलाउइंग फॉरेन रेमिटेंस नॉट एक्सीडिंग अप टू 1000 करोड़, सॉरी $1000, $1000 तक ही रेमिटेंस उसका आ सकता है, और इक्विवेलेंट इनटू द अकाउंट, एंड ए कैप फॉर मंथली विड्रॉल इज 50,000, 50,000 है मंथली विड्रॉल।
पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस, जब तक एड्रेस उसका वेरीफाई नहीं होता है। एड्रेस वेरीफाई के बाद ही कैन डू द ट्रांजैक्शन ऑल। स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान विल नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई के प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जो पाकिस्तान से आया है स्टूडेंट। ई केवाईसी, आधार बेस्ड ई केवाईसी। केवाईसी एक वीडियो वाले खुलते हैं, एक ई केवाईसी ओटीपी वाले। ई केवाईसी आधार बेस्ड, आफ्टर द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर से कंसेंट लेने के बाद हिज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फ्रॉम यूआईडीएआई, जो अथॉरिटी है आधार कार्ड की, यूआईडीएआई गवर्नमेंट एजेंसी डाटाबेस, his data can be shared electronically with the authorized user like bank, which is a valid process for KYC. पेपरलेस प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है। इट हेल्प्स बैंक टू ओपन लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट, ज्यादा अकाउंट खोल सकता है बैंक, क्योंकि टाइम भी ज्यादा लेता है। पेपरलेस है, आधार कार्ड डालो, सारा डाटा वहीं से फेच कर लेता है, नाम भी, एड्रेस भी, सब चीज वहीं से आ जाती है आधार में जो रिकॉर्डेड है। अकाउंट ओपन यूजिंग ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी शैल नॉट बी अलाउड फॉर मोर देन 1 ईयर। जो ओटीपी बेस्ड केवाईसी वाला खाता खोलते हैं हम, वो 1 साल से ज्यादा नहीं खोल सकते। 1 साल का खुलता है, उसके बाद फिर उसको रिवैलिडेट करवाना पड़ता है, आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है। अनलेस आइडेंटिफिकेशन एज पर सीडीडी प्रोसेस इज कंप्लीटेड, या तो वीसीआईपी करवा लिया हो, आगे जो वीसीआईपी वाला वीडियो वाला, या तो वो करवाया हो या फिर सीडीडी करवाए, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करवाए, based customer identification process is carried out, the process shall be followed in the entirety including fresh Aadhaar OTP authentication। दोबारा उसको OTP देंगे, OTP से कंफर्म करेगा, फिर 1 साल तक चलेगा। VCIP इसको कहते हैं फुल फॉर्म में वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस VCIP uses facial recognition and customer due diligence by the bank's official, बैंक ऑफिशियल करेगा उसको फेशियल रिकॉग्निशन फेस से। लाइव इन्फॉर्म कंसेंट बेस्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन जो करेंगे उससे विद द कस्टमर टू ऑब्टेन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, चाहिए होती है वो फॉर सीसीडी, कस्टमर सीसीडी पर्पस के लिए जो कस्टमर बेस्ड है। तो रिकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल, द RE यानी कि बैंक विल ऑब्टेन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, एक चीज इसमें से बैंक को लेनी पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओटीपी बेस्ड आधार ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार कार्ड, केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोडेड फ्रॉम CKY सेंट्रल केवाईसी से केवाईसी का रिकॉर्ड डाउनलोड करके, जिसमें पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, कब कब चेंज करवाया एड्रेस वगैरह टोटल आ जाता है उसमें। ई डॉक्यूमेंट of officially valid document OVD, officially valid document OVD, including document issued through DigiLocker, secure cloud-based platform for storage, sharing and verification of document and certificate। ये सिक्योर ही है। अब आते हैं पीरियडिक अपडेशन। केवाईसी वाले को हमें पीरियडिकली समय अनुसार उसको अपडेट भी करना पड़ता है। कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर एज लो, मीडियम और हाई रिस्क, वो मीडियम रिस्क में है, लो में है कि हाई में है। ऑन द असेसमेंट एंड रिस्क परसेप्शन ऑफ द बैंक के हिसाब से इट इज बेस्ड ऑन द कस्टमर आइडेंटिटी, सोशल फाइनेंशियल स्टेटस, नेचर एंड बिजनेस, जो नेचर है बिजनेस का, क्या क्या काम करता है, कितनी तनख्वाह है और किस में इन्वॉल्व है, कितना उसका मंथली सैलरी आता है या एनुअल इनकम है। ये चीजें जब डिटेल जाते हैं हम ऑनलाइन, जब उससे अकाउंट खोलते हैं, पूरा डिटेल डाला जाता है कस्टमर का पूरा डिटेल डालने के बाद वहां से जनरेट होती है एक रिपोर्ट। जो जनरेट होती है रिपोर्ट, उससे पता लगता है कि ये, उससे हमें पता लगता है कि ये लो रिस्क वाला है, मीडियम रिस्क वाला है कि हाई रिस्क वाला है। इट इज ऑटोमेटिकली बीइंग जनरेटेड बाय द बैंक, जो प्रोसेस है उसी में जनरेट होके आती है। बैंक ने क्या करना होता है, एक तो इसका हमें कहीं भी कॉन्फिडेंशियल रखना है, रिपोर्ट को कहीं भी हमने लीक आउट नहीं करनी है, इट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। फर्दर बैंक टू कैरी आउट रिस्क बेस्ड पीरियडिकल अपडेशन ऑफ केवाईसी का अपडेट करेगा वंस इन एवरी 2 ईयर, 1 साल 2 साल में एक बारी। इन केस ऑफ हाई रिस्क वाले में दो हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, और 8 साल में एक बारी मीडियम रिस्क के लिए और 10 साल में एक बारी लो रिस्क के लिए। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल टू ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। A single depositor may nominate a single person. Joint account holder may together nominate a person. However, nominee right arises only after the death of the depositor. जो depositor है उसकी डेथ के बाद ही nominee can claim the amount. There cannot be
मोर देन वन नॉमिनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट में भी नॉमिनी एक ही रहेगा, वी कैन नॉट कीप टू नॉमिनीज, कांट बी मेड फॉर एसोसिएशन। ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होती है, नॉट एसोसिएशन, सोसाइटी, कंपनी, ट्रस्ट, ये नहीं कर सकते किसी को नॉमिनेट, ना फर्म। इन केस ऑफ माइनर एज नॉमिनी, अगर माइनर किसी को नॉमिनेट किया गया है तो बाई उसको गार्जियन का नाम भी बताना पड़ेगा उसमें एट द टाइम ऑफ फिलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म, सो दैट any person appointed by the court to receive the amount during his attaining majority। जब तक वो मेजोरिटी अटेन नहीं करता तो ये मिस्टर सो एंड सो है या मिसिस सो एंड सो है which has been appointed by the court as guardian, वो अपॉइंट किया गया कोर्ट की तरफ से, तो वो उसके ब्याह पे उसका नाम दिया जाएगा इन केस ऑफ नॉमिनेशन के नाम में। जब दो, माना कोई मदर फादर अपने बच्चे को नॉमिनेट करना चाहते हैं, नॉमिनेट कर दिया, वो माइनर है, उसका गार्जियन का नाम भी बताना पड़ेगा इन केस भाई कोई एक्सीडेंसी हो जाए जिसलिए आप नॉमिनेट कर रहे हैं, उसकी मेजोरिटी आने तक कौन इसको गार्ड करेगा, कौन इसका लीगल गार्जियन होगा, वो बताना पड़ेगा, उनका नाम लिखा जाएगा। नॉमिनेशन कैन बी अमेंडेड और कैंसिल, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं नॉमिनेशन, और उसको चेंज भी कर सकते हैं, अथॉरिटी है अकाउंट होल्डर को। क्लेम ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट नॉमिनी शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय सच पेमेंट। कोई क्लेम करने आ जाएगा नॉमिनी को पेमेंट कर पैसा करने के बाद, कोई क्लेम करने आता है ये मेरा हक है इस पे, तो बैंक को कोई ऑब्लिगेशन नहीं पड़ेगी इसकी। कोई बैंक ने अगर नॉमिनेशन को, नॉमिनी को पैसा दे दिया है बाय कंप्लीटिंग नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, तो उसके बाद कोई भी नोटिस आ जाए या कोई क्लेम करे तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, बैंक इज सेफ। अगर पेमेंट नहीं करी है उससे पहले नोटिस आ जाता है तो फिर डिस्प्यूटेड केस हो जाता है। इन दैट केस बैंक इज नॉट सपोज टू मेक द पेमेंट टिल इट इज क्लियर, कोर्ट से या कहीं से जहां से ऑर्डर आया हो, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक वो नॉमिनी को पेमेंट नहीं कर सकता, रोक देगा, उसको स्टे कर देगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए एक्ट एनेक्टेड इन 2002, 2002 में आया पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑब्जेक्टिव क्या था? अनेबलिंग बैंक टू नो एंड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग, उसकी फाइनेंशियल डीलिंग को समझने के लिए। पुट इन प्लेस एप्रोप्रिएट कंट्रोल फॉर डिटेंशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है दैट इज टू बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी। कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस, ये सारी कंप्लाई करनी पड़ती है। बैंक एडिक्वेटली एजुकेट, अपने स्टाफ को एजुकेट करना बैंक की जिम्मेदारी है विद द रिक्वायर्ड प्रोसीजर वाइल इंटरनल सर्कुलर, इंटरनल सर्कुलर से अपने ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए बैंक को सर्कुलर निकालना पड़ेगा। वो वैसे निकालता है बैंक, जिसको गो थ्रू होना चाहिए जो पर्सन डील कर रहा है अकाउंट ओपनिंग, ताकि इस तरह का कोई एक्टिविटी कहीं भी लगे तो हायर अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करो, दे विल टेक द एक्शन वेयर एवर नीडेड, जहां भी लगेगा कि एक्शन लेना हमें, दे विल नीड इट। अब मनी लॉन्ड्रिंग स्टेजेस आते हैं, 3 स्टेजेस है, टू टेक प्लेसेस इन 3 फेजेस, वन इज प्लेसमेंट, अनदर वन इज लेयरिंग और इंटीग्रेशन। इलिसिट फंड इज इंट्रोड्यूस इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, जो इलीगल पैसा है किसमें आ गया, फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया, वो इसको कहते हैं प्लेसमेंट। इलिसिट फंड्स आर मूव्ड अराउंड टू डिसगाइज देयर ओरिजिन, वो पैसा मूव होता रहता है कैश का कैश ऐसे कर, एक तो फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया, खाते में आ गया किसी के, और दूसरा है ये मूव कर रहा है, इसको कैश दिया, उसने उठा के उसको दे दिया, कहीं पे अकाउंट में नहीं आया, ऐसे उसका पता नहीं चलता कहां से ओरिजिन हुआ था। नंबर 2 का पैसा जैसे होता है दैट इज देयर। इंटीग्रेशन में मनी रीएंटर्स द लेजिटिमेट इकोनॉमी थ्रू क्लीन सिस्टम, एक क्लीन सिस्टम के थ्रू वो वापस आ जाता है पैसा सिस्टम में, कहीं पे दिखा देते हैं उसको तो वो किसी री एंटर कर जाता है, जैसे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ए के पास पैसा है, उसने बी को देना है, जैसे अभी मनी म्यूल्स में, इसको मनी म्यूल भी कहते हैं ये वाला। समवन हु ट्रांसफर और मूव इलीगल एक्वायर्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, एक पैसा अपना वो अपने खाते के थ्रू किसी और का पैसा रूट थ्रू करता है। जैसे सपोज करा ए बी सी 3 है, ए ने पैसा देना है किसको, सी को, ए क्या करता है वो दे देता है पैसा, जो नंबर 2 का पैसा है वो दे देता है उसको बी को, या तो अपने खाते में जमा करवा ले, उसको दे देता है कुछ पैसे, भाई 5-10 लाख रुपए ये जमा करना है हमने, 2-4 हजार रुपए दे देता है उसको, भाई तेरे खाते के थ्रू होगा, तेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट उसके बाद उसके खाते में जमा करके उसको पेमेंट कर दे, इधर पेमेंट करवा लेते हैं उससे या चेक ले लेते हैं, उसको आगे पेमेंट कर देते हैं जिसको थर्ड पार्टी को जानी है, सी को जानी है। तो ए का मतलब ही नहीं पता लगा इसमें भाई ए कहाँ है, बिकॉज इट इज गोइंग रूटिंग थ्रू अकाउंट बी। इसलिए ध्यान देना है, इस तरह की कोई टेंशन बड़ी होती है उसका हमें ध्यान देना है। तो ये फेजेस हैं हमारे पीएमएल एक्ट के, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन।
आरबीआई गाइडलाइंस टू रिगार्ड्स टू ऑपरेशन इन द अकाउंट, अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस क्या कहती है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन सेविंग बैंक अकाउंट। ये चीजें हमें इंफॉर्मेशन देनी है किसको, कस्टमर को। बैंक्स नॉट टू लेवी पैनल चार्जेस इन इनऑपरेटिव अकाउंट में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता। इशू ऑफ पासबुक एंड टाइमली अपडेटिंग ऑफ द पासबुक और प्रोवाइडिंग मंथली स्टेटमेंट, जिसको मंथली स्टेटमेंट देनी है मंथली, हम उसका अधिकार है कस्टमर का लेना, पासबुक में एंट्री कराने का उसका अधिकार है, बैंक कैन नॉट रिफ्यूज इट, बैंक हैज टू मेक द एंट्रीज, या चेकबुक उसको देगा, स्टेटमेंट देगा। इशू ऑफ चेकबुक जहां भी रिक्विजिट है इट इज टू बी गिवन, चार्जेस है आपके भले ही वो लो बट इट इज टू बी गिवन। इनऑपरेटिव अकाउंट्स आर दोज अकाउंट सेम बैंक वाले वेयर देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर, 2 साल से ज्यादा हो गया खाते में ऑपरेशन नहीं हो रही, तो उनको हम कहते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट। एक गवर्नमेंट ने फंड बनाया है रिजर्व बैंक के, ट्रांसफर करके कहाँ भेजना, डीईएफ अकाउंट के लिए, रिक्वायर्ड टू क्लोज द अकाउंट, आप उनको वहां भेजो, डीईए फंड में बैंक वालों को भेजना, मेंटेन बाय आरबीआई। बट उनको पहले नोटिस देना है बरोवर को, सॉरी कस्टमर को, कि भाई आपका इतने दिन से खाता है, ये चल रहा है, आपका इनऑपरेटिव पड़ा है, नॉट बीइंग ऑपरेटिव फॉर द लास्ट 10 years। इफ यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन द ब्रांच विद द केवाईसी पूरा करने के लिए, 15 दिन का टाइम दे दो उसको, हम 2-4 दिन 5 दिन आगे तक वेट करो, फिर अगर नहीं होता, नहीं आता कोई रिप्लाई, बंदा भी नहीं आता कोई, रेगुलराइज करने के लिए कहते हैं, वो नहीं देता, टू बी ट्रांसफर टू डीईए फंड अकाउंट, जो एजुकेशन के लिए खोला हुआ है। गवर्नमेंट इसको एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए मैनेज करती है, यहाँ से फंड को, मैनेज बाय आरबीआई। डोर स्टेप बैंकिंग, कुछ ऐसे हैं हमारे पास स्पेशल कस्टमर जिनको हमें डोर स्टेप बैंकिंग देनी है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। इट इज प्रोवाइडेड टू, किसको देनी है, सीनियर सिटीजन हैविंग एज मोर देन 70 years, 70 साल से ज्यादा वाले लोग जो हैं सीनियर से, उनको देनी है। डिफरेंशियली एबल और इनफर्म, नॉट फिजिकली और मेंटली, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर कोई बेचारा मतलब हैंडीकैप्ड है ना पर्सन, उसको भी फैसिलिटी देनी है। विजुअली इम्पेयर्ड, दिखता नहीं है, सर्विसेज क्या क्या दे सकता है बैंक ने देनी है, रिजर्व बैंक ने कह दिया इनको देनी है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक कंसर्न्ड एफर्ट टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज, कौन सी, पिकअप ऑफ कैश, वो उसने कैश जमा करना है, फोन कर देता है बैंक में, भाई ले जाइए, अपना बंदा भेजेगा, बैंक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। हेलो सर, हाँ सर ये जो डोर स्टेप बैंकिंग है वो सभी बैंक में है क्या? हाँ, सभी बैंक, ये रिजर्व बैंक ने क्या रखा है, इनको देनी है आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। जिनको दिखता नहीं है, ठीक, वो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली जो नहीं, हैंडीकैप्ड है। हाँ, बैंक में नहीं आ पाता, ठीक है ठीक है। मतलब पे हो, उसको ये फैसिलिटी देनी है। फैसिलिटी कौन सी, ये 3 फैसिलिटी है जो देनी है, ज्यादा नहीं है, यही वाली है जो नीचे लिखी है। एक, कैश में कोई डिपॉजिट करना है, बैंक को इन्फॉर्म कर देगा, तो बैंक अपना बंदा भेजेगा, रसीद दे के आएगा, उसको कैश लेके आ जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट, कोई ड्राफ्ट इश्यू करवाना है उसने, तो बैंक को फोन कर देता है, सर मेरे को ड्राफ्ट चाहिए इसकी फेवर में, और क्योंकि खाते को डेबिट करने की चेक नंबर चाहिए, उसे चेक नंबर ले लेता है, बता देता है वो, चेक नंबर से डेबिट करके ड्राफ्ट इश्यू करवा के, है ना, तो फिर बैंक का कस्टमर जब वो देखेगा, बैंक का एम्प्लॉई, बैंक उसके पास जाएगा, चेक ले लेगा, डीडी दे देगा उसको, आके फिर चेक को पोस्ट कर लेगा। सबमिशन ऑफ केवाईसी कंप्लायंस करना पड़ता है ना, हम करवाते हैं बार बार, कंप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए बैंक वाले को वहां पे जाना पड़ेगा। जब आप जाओ घर पे, वही अवेलेबल होना चाहिए ना, तो बात कर लेगा, सर कल सुबह आ जाएगा, बता देंगे, ठीक है, एग्री हो जाते हैं। जिनको ऐसी सुविधा दे रहे हो बेचारा एग्री हो जाए, किसी की मतलब हेल्प करनी जरूरी है, किसी को चाहिए तो ऐसे। अब क्लोजर अकाउंट कब क्लोज कर सकता है कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट रिलेशनशिप, बैंक का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा जब अकाउंट बंद करेगा, बाय क्लोजिंग द अकाउंट इफ ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ द बैंक, बैंक की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है अगर कस्टमर, या ट्रांसफर हो गई उसकी, रीलोकेट हो रहा है, किसी और जगह चला गया, है ना, शिफ्ट कर गए अपने घर को, तो खाता बंद कर सकता है, अपनी मर्जी से कर सकता है बंद, बैंक की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तभी बंद कर सकता है। बैंकर मे क्लोज एन अकाउंट और स्टॉप ऑपरेशन इन द अकाउंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस सब्जेक्ट टू द गिविंग रीजनेबल नोटिस, नोटिस देगा तब बंद कर सकता है, नोटिस देगा उसको, ये नहीं बगैर नोटिस दिए कल को कुछ लीगल ऑब्लिगेशन ना आए।
बैंक में आल्सो स्टॉप ऑपरेशन इन द अकाउंट बेस्ड ऑन द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर से आ जाता है, कोई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, तब बैंक ऑपरेशन स्टॉप कर सकता है। इफ बैंक हैज बीन सर्व्ड विद ए ऑर्डर बाय द कोर्ट टू स्टॉप पेमेंट, भाई इसमें से कोई इसकी जिम्मेदारी है, इसने पेमेंट करनी है, आप इसके खाते में स्टॉप पेमेंट लगा दो, कोई विड्रॉल ना हो। जिस समय आता है उसी समय में ही हमें इमीडिएटली नोटिंग कर लेनी चाहिए रिकॉर्ड में, सिस्टम में, नॉट टू अलाउ ऑपरेशन इन द अकाउंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री विच इज कॉल्ड गार्निशी ऑर्डर होता है। कोर्ट की तरफ से गार्निशी ऑर्डर आता है। अगर किसी ने केस करा हुआ है, किसी ने, हमारा अकाउंट होल्डर है ए, कोई बी है बंदा, उसने, उसको पता है कि इसका बैंक में अकाउंट है, पैसा है उसके पास, वो कोर्ट में केस कर देता है कि मेरा पैसा इसने लिया था, प्रूफ दे देता पूरा कि भाई इसने मेरा पैसा देना है, या मेरे से कोई सामान खरीदा था, प्रॉपर्टी खरीदी थी, मेरा साइन करा हुआ है इसकी चिट्ठी, और बैंक उसकी, जो बी वाला है जिसको पैसा नहीं मिला, वो कोर्ट केस करता है ए के अगेंस्ट, तो वो क्या करेगा, तो कोर्ट उसको दे देता है ऑर्डर, ठीक है भैया आप रिकवर कर सकते हो, तो उसको गार्निशी ऑर्डर इशू होता है, दैट इज कॉल्ड गार्निशी ऑर्डर, ये वाला कोर्ट द्वारा जो इशू होता है उसकी रिकवरी के लिए। ये डिक्री होती है, डिक्री मींस फाइनल डिसीजन हो जाता है, आप जाके अपना खाते से ले। सच केसेस ऑपरेशंस आर स्टॉप्ड फॉर टेम्परेरी पीरियड, जितने पीरियड के लिए नोटिस रहेगा ऑपरेशन स्टॉप हो जाती है, नॉट क्लोजर ऑफ द अकाउंट, अकाउंट नहीं क्लोज होता। चार्टर ऑफ कस्टमर राइट, कस्टमर के राइट क्या है, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, द कस्टमर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ग्राउंड सच एज जेंडर, एज, रिलीजन, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, उम्र के आधार पे, और जाति के आधार पे, फिजिकली एबिलिटी के हिसाब से, अपंग है कोई, वैन ऑफरिंग डीलिंग सर्विस, कोई सर्विस देनी है हमें फेयर देनी है, ये नहीं उसे मतलब धर्म के हिसाब से, इससे हिसाब से अलग नहीं करना, ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन फेयर। राइट टू ट्रांसपेरेंसी, ये राइट है कस्टमर का, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, द टर्म एंड कंडीशन बी वेल कम्युनिकेटेड, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है हमारी, अकाउंट ओपन की हो या लोन वाला हो, हमें प्रॉपर्ली बतानी है, वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, कई चार्जेस लेने हैं, किस चीज के लिए लेने वो बताने पड़ेंगे, और चेंजेस होते हैं उनको बताना पड़ेगा। राइट टू suitability, the product offer should be appropriate to the need of the customer and based on the assessment of the customer financial position, कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए जो भी उसकी सैलरी आती है या इनकम आती है, हम अगर वो माना कार लोन लेने आया तो हम उसको कैलकुलेट करके बताएंगे भैया तेरा इतना आता है, हाउसिंग लोन है इतना आता है, बता देंगे ना उसको कैलकुलेट करके उसकी इनकम के हिसाब से। राइट टू प्राइवेसी, कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल अनलेस इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय अंडर द लॉ, कोई लॉ आ जाता है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तब हमें देना है, या कोई मैंडेटरी बिजनेस होता है। मैंडेटरी बिजनेस पर्पस मींस एक बंदे ने हमारे यहाँ से लोन ले रखा है, नाउ he has gone to बैंक बी टू टेक द लोन, उस बैंक ने हमें कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा इस कस्टमर के बारे में, भाई ये कस्टमर का आपके अकाउंट है तो उसके बारे में डिटेल दें। अगर हमने वो चुपचाप रख लिया, लेटर का जवाब ना दिया, देन वी आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कल को कोई गड़बड़ होती है अकाउंट में, कोई रिकवरी आती है तो, नहीं तो हमें इंटीमेट देना है उसको, बैंक को बताना है हमारे यहाँ ये वाला अकाउंट है जिसमें ये सिक्योरिटी है, इतनी लिमिट दे रखी है, एंड अकाउंट इज रनिंग सेटिस्फैक्ट्री, अकाउंट ठीक चल रहा है, ठीक है, ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे हमने उसको जवाब दिया। अगर हमने जवाब नहीं दिया, पता लगा हमारे यहाँ डिफॉल्टर है, तो हमने उसको जवाब ही नहीं दिया बैंक को, तो कल को उधर भी लोन ले लेगा, वो लोन लेगा उसका खाता खराब हो जाता है, तो फिर पता लगेगा सिक्योरिटी जो थी यही सिक्योरिटी उधर भी लग गया, वो स्टॉक की हमने लिखा नहीं, हमने जवाब नहीं दिया, अगर देन वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसलिए ध्यान देना, ये मैंडेटरी बिजनेस है तो हमें चिट्ठी का जवाब देना पड़ेगा बैंक को, बैंक टू बैंक हमें देना पड़ेगा। राइट टू ग्रीवेंसेस डिटेल्स, कोई उसको शिकायत है दैट इज आल्सो टू बी रिजॉल्व, आएगा बात करेगा, बतानी पड़ेगी हमें। ये आपका चैप्टर होता है खत्म। इस पे हम थोड़े से क्वेश्चन सेट करते हैं, करें ये क्वेश्चन या कुछ पूछना है उसमें, या हम ये क्वेश्चन ले लें, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर शुड वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर वाला, आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ जी बोलिए, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब आप जवाब देंगे इसमें ना। मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू, मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू कैश, कोई असेट्स है पड़ा है, हमने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया बेच के, ये वाला है। नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ मनी विच इज इलीगली ऑब्टेन्ड, हमने उस पैसे को जो इलीगली था हमारे पास लीगल चैनल के थ्रू उसको कन्वर्ट कर लिया है।
कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू गोल्ड, कैश से हमने गोल्ड खरीद लिया. नंबर डी, कन्वर्जन ऑफ लीगल मनी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलीगल पर्पस, लीगल मनी को हमने इलीगल पर्पस के लिए यूज किया. कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें एबीसीडी में से? डी नंबर. डी क्या कर पढ़ो? Conversion to legal money for apply for the unlegal purpose. अच्छा, और बी वाला पढ़ के देखो. बी जी सही है सर. Conversion to money. बी सर, बी. जो इलीगल पैसा है ना उसको हमने लीगल चैनल के थ्रू कर दिया, ये है मनी लॉन्ड्रिंग, ये नहीं है. बी वाला सर, बी वाला बी बी नंबर वाला. हाँ जी, बी इज करेक्ट. ठीक है ना, डिफरेंस समझ. ए इज करेक्ट. जी सर. समझ आ गया. ठीक है ना, क्योंकि ये बताया थे मैंने आपको, एक बार दिखा भी देता हूँ मैं. ये वाला ये रहा. मनी लॉन्ड्रिंग में लिखा है यहाँ पे 3 फेजेस आते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. ये 2 थे उसमें, इसलिए आंसर वो वाला है. जी सर. हाँ जी, ये क्योंकि आपका इसको पीपीटी मिल जाएगा, आप थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे तो आपका समझ भी आ जाएगा पूरा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट? बैंक के पास कौन सा डॉक्यूमेंट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन वैलिड है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड होगा सर. आधार कार्ड ही होगा. Yes, आधार कार्ड. आधार. ए इज करेक्ट. हाँ जी, बिल्कुल सही है जी. आधार कार्ड. हाँ जी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी? केवाईसी का क्या मतलब है? एंश्योर एप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन. नंबर 2, मॉनिटर ट्रांजैक्शन ऑफ सस्पिशियस नेचर. नंबर सी, इफ लोन इज गिवन इट वुड बी नॉट एनपीए. एनपीए नहीं होगा. नंबर डी, टू क्रिएट ए डाटाबेस. कौन सी वाला ठीक है इसमें? डी सर. ऑब्जेक्ट डी नंबर. है डी डी डी. नॉट डी डी, डी. नॉट डी. ए पढ़ो क्या है? ए नंबर. ये करेक्ट है. ए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए. डाटाबेस नहीं, सिर्फ डाटाबेस थोड़ी इकट्ठा करना है यार, हमें बेचना थोड़ी डाटाबेस. दैट इज नॉट करेक्ट. ए इज करेक्ट. कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए लेता है केवाईसी हम. ए इज करेक्ट. हाँ, अब आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है, इसमें बताइए 5वें का. कस्टमर हैज द राइट टू क्लोज हिज अकाउंट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस. उसका एड्रेस चेंज हुआ है या बैंक की सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है, बंद करवा सकता है. दूसरा है, क्लोजर ऑफ अकाउंट कैन बी डन ओनली ऑन वॉलंटरी बेसिस. बैंक अपने बेस पे अपना आप ही खाते को बंद कर सकता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस. बैंक हैव द प्रेरोगेटिव. ए करेक्ट. सर ए लग रहा है सर. ए सर. ए वाला है, बिल्कुल ए सही है. ए अपने हिसाब से खाता बंद कर. हाँ जी, ए इज करेक्ट. Request all of you to switch on your cameras. Okay then. So please join the meeting after 5 minutes. Okay, your next class starts on. Your next class will be starting from 3:45 till 5:15 p.m. So please be ready for that. 3:45 से 5:15.